हम्म हेलो 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 बेटा आवाज आ रही है आपको? हम्म हम्म हेलो बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 बेटा आवाज आ रही है? हेलो कह रहे हैं आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? काजल गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर हो गया था ना आपका? कहाँ तक हुआ था बताइए जरा। हेलो हेलो बताइए भाई, कहाँ तक हुआ था चैप्टर? हेलो, किसी को याद नहीं है? ठीक, यहां से हम लोग को करना था। अब देखिए, इसमें पहला है PCl3 PCl5 तथा तथा SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा बेटा? क्लियर नहीं दिख रहा है सर। अभी देखिए कुछ चेंज हुआ? यस सर। PCl3 PCl5 तथा SOCl2 के साथ अभिक्रिया। लिखिए, जब जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl3 कॉमा PCl5 अथवा SOCl2 के साथ कराई जाती है SOCl2 के साथ कराई जाती है तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में एसिड क्लोराइड RC+OCl प्राप्त होता है। सर कौन सा क्लोराइड? एसिड क्लोराइड। भाई OH की जगह पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा सब में। ठीक, प्राप्त होता है। सर एसिड क्लोराइड का रासायनिक सूत्र? एसिड क्लोराइड का आपका हो जाएगा CH3COOCl, लेकिन यहां पर ये क्या आ गया? सामान्य है, जनरल रिएक्शन है। ठीक, लिखा हुआ है आपने इससे पहले।
लिख लिया सभी ने? अभिक्रिया है ये। नो सर अभी नहीं। इसके बाद फिर है अमोनिया के साथ सर ये अभिक्रिया। ऊपर क्या लिखे हैं? कहाँ बेटा? ये नो सर इधर साइड। सर जब ये फर्स्ट रिएक्शन आप करवाए हैं तो उसके बाद हाँ, S3 करके लिखे। ये H3PO3 ये नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, दिखा? H3PO3। ठीक है, अब अगली अभिक्रिया है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। लिख लिया बेटा सभी ने? बोले आगे। बोले बेटा? यस सर। लिखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके पहले तो अमोनियम अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं, अमोनियम लवण बनाते हैं, जो गर्म करने पर एमाइड में परिवर्तित हो जाता है, जो गर्म करने पर अमाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये तो हो गया एलिफैटिक का। इसी तरह से अगर आपने एरोमेटिक ले लिया तो एरोमेटिक में भी यही होगा। अमोनिया से अभिक्रिया करके पहले बनाएगा अमोनियम सॉल्ट, और फिर ये अमोनियम सॉल्ट जो है वो बदल जाएगा गर्म करने पर, ये बदल जाएगा एमाइड में। एमाइड क्या होता है? जिसमें C डबल बॉन्ड O और NH2 दोनों साथ साथ लगे होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम एमाइड बोलते हैं। तो ये हो गया बेंजामाइड, इसे हम बोलेंगे बेंजामाइड, क्योंकि बेंजीन के साथ एमाइड आ गया। और ऊपर वाला एल्केनामाइड है। ऊपर वाला क्या है? एल्केनामाइड, एल्केनामाइड, एल्केन का एमाइड। हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? क्या सर ये क्या लिखे हैं? ये लिखा है बेटा बेंजामाइड, और ये लिखा हुआ सर वहां नहीं। एल्केनामाइड। कहाँ बेटा? सर उसके आगे जो एक है सर बेंजीन बना के उसके ऊपर क्या लगाए हैं? ये ये बेटा लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, और ये ट्रायंगल यानी हीट का साइन। रिफ्लेक्शन आ रही है ना? ठीक है बेटा?
सर ऊपर वाला क्या था, एलिफेटिक? ये एल्केनामाइड है, एल्केनामाइड, एल्केन का एमाइड। नहीं सर, रिएक्शन आप बोले थे, ये नीचे वाली रिएक्शन एरोमेटिक करके आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऊपर वाला एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड था। जो मिटा रहे हैं ये कौन सा था? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लिया बेटा सभी ने? अब दूसरा है नेक्स्ट, एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड का निर्माण, एनहाइड्राइड का निर्माण। सर इसी का नेक्स्ट पॉइंट है या सर अलग से? नहीं, ये अलग रिएक्शन है बेटा, इसी में अलग सर रिएक्शन। इसी में ना? हाँ हाँ सर COS टूटने के कारण अभिक्रिया में? हाँ हाँ, उसी में है। ठीक है, देखिए इसमें लिखिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो, सर क्या लिखिए, एनहाइड्राइड? हाँ एनहाइड्राइड, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु, दो अणु फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं, की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं, तो हमें, तो हमें, लिख लिया बेटा? तो हमें एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ये याद रखिए कि रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है, आपको उत्पाद याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको अपने आप से बना लेंगे। जैसे कि इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि ऊपर से एक हाइड्रोजन आता है और नीचे वाले से OH आता है, और इस प्रकार से दोनों मिलकर वाटर का एक अणु, जल का एक अणु निष्कासित कर देते हैं, और जो बचता है वही एनहाइड्राइड है। तो सर इधर तो RCO डबल हो रहना चाहिए था ना? यहां पर ना, अब देखो यहां पर भी क्या है, RCO, यहां पर RCO, और इस ऑक्सीजन के जरिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। भाई यहां वाला जो ऑक्सीजन था वो यहां आ गया, बीच में आ गया दोनों के। अच्छा सर। बात समझ आई? ऐसे ही अगर आपने यस। एरोमेटिक ले लिया, जैसे देखो ये आपने कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, C डबल बॉन्ड O OH, ये उसका दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, सेम वैसे ही, या अलग भी ले सकते हैं आप, C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH। तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से देखो हाइड्रोजन, और यहां से OH, ये दोनों मिलकर निकल जाएंगे किसकी उपस्थिति में? P2O5 की उपस्थिति में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और इसको C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग को ये जोड़ रहा है, ये कंपाउंड मिल गया।
सर कुछ है। ठीक है, अगला लिखिए एस्टरीकरण। सर इसी का पॉइंट? नहीं, अगली अभिक्रिया है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण अभिक्रिया। सर मेरा मतलब है कि COH, अभी तक आप COH बॉन्ड के टूटने के कारण बता रहे हैं ना? हाँ, वही बता रहे हैं। ठीक, स्थिरीकरण अभिक्रिया उसी में चल रहा है सारा। जब वो परिवर्तित होगा तो हम बता देंगे आपको कि अब ये बदल गया। ठीक, लिखिए जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमें ईस्टर प्राप्त होता है, तो हमें ईस्टर प्राप्त होता है, तो हमें ईस्टर प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को ईस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है भाई। इस अभिक्रिया को ईस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर भी देखो OH निकल गया, और सॉरी ये गलत बना दिया हमने, यहां से H निकला तो बन गया वाटर मॉलिक्यूल H2O, और जो बाकी बचा वो है ईस्टर, यानी RCOO R-। ठीक, ये आपने 10th में भी पढ़ी हुई है अभिक्रिया। देखो CH3 यस सर। C डबल बॉन्ड O OH, क्या हुआ ये? कौन सा कंपाउंड हुआ? बोलो भाई, ये तो सिंपल सा कंपाउंड है, कितनी बार लिखा हुआ है? एथेन। एसिडिक अम्ल CH3COH क्या है? एसिडिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया करा दी हमने एथेनॉल के साथ में, तो मिल जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। इस कंपाउंड का नाम बताइए जो प्रोडक्ट बना है, क्या है ये? इथाइल इथनोएट। इथाइल इथनोएट कितनी बार रटा होगा आप लोगों ने क्लास 10th में? ये सर कैसे आ गया? भूल गए? इसके बाद फिर आता है, देखो अगर हम ले लेते हैं तो ये कार्बन, तो 8 कैसे फिर हो जाएगा? देखो ये क्या है? इथाइल, और ये क्या है? 2 कार्बन यहां पर भी ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी कि एथनोइक एसिड का सॉल्ट हुआ ना, एथनोएट, इसलिए बोला। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? नो सर। भाई देखो, जैसे आपके पास ये है
ये क्या है? एथेनोइक एसिड। क्या है ये? एथेनोइक एसिड। तो जब एथेनोइक जी। एसिड टूटता है, देखो यहां देखो, CH3C डबल बॉन्ड OOH, जब इसका डिसोसिएशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज प्लस H प्लस आयन। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बोलो। एथनोएट आयन। क्या बोलते हैं? एथनोएट आयन या एसीटेट आयन। ठीक, और जब इसी एसीटेट आयन में यहां पर H की जगह पर C2H5 लग गया, तो इथाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो इसलिए इसका नाम हो गया इथाइल एथनोएट। क्या हो गया? इथाइल एथनोएट, या फिर इथाइल एसीटेट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आई बात? चलो आगे देखो, अगर हमने यहां पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा है, चलो ये रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करके दिखाओ। OH और इसकी अभिक्रिया करा दी हमने C2H5 OH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। बताइए उत्पाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताइए भाई। सेम उसी पैटर्न पर रिएक्शन होनी है जैसे नीचे हुई है। बोलिए बेटा। तुम लोग कन्वर्जन कैसे करोगे भाई? हैं? केवल देख के लिखनी है बेटा रिएक्शन, जैसे नीचे हुई है वैसी ही होनी है। किसी को नहीं आई? अरे भाई नीचे से आपको देखो यहां पर क्या दिख रहा है? वाटर मॉलिक्यूल यहां से इसमें से निकला हुआ है, तो इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल आपको पहले ही बताया कि यहां पर इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा और यहां से ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक, तो अगर OH निकल गया और यहां से H निकल गया तो टोटल क्या बना? वाटर। H2। और जो बाकी बचा उसको जोड़ के लिख दो, तो क्या बचा? बेंजीन रिंग जिसके साथ C डबल बॉन्ड O अटैच है, और यहां पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और इसके साथ अटैच है C2H5। कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ये तो इथाइल है ही, और ये क्या है? बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। देखिए, कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि जो रिएक्शन हमने आपको लिखाई है यही रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो हमने लिखाया हुआ है प्रोडक्ट यही पूछा जाए। वहां पर वो रिएक्शन में प्रोडक्ट अपने हिसाब से पूछ सकता है, तो उस तरीके से आपको एल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर तो चलो ये ले लिया, इथाइल एथेनॉल ले लिया, तो मिल गया हमको इथाइल बेंजोएट। अगर हमने प्रोपेनॉल लिया होता तो प्रोपाइल बेंजोएट मिलता। ठीक, यानी जैसा जो रिएक्शन में बोलेगा बनाने के लिए उस हिसाब से हमको रिएक्टेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे हमने नॉर्मली यहां पर लिया हुआ है बेंजोइक एसिड, अब वो बेंजोइक एसिड ना लेकर उसने ले लिया मान लो क्लोरो बेंजोइक एसिड। क्या हो गया? 1 2 3 4, या सॉरी 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड उसने ले लिया। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या बोल दिया कि 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड को 4 क्लोरो इथाइल बेंजोएट में कन्वर्ट करिए, ऐसा ऐसा बोल दिया उसने। तो वहां पर आपको इस तरह से इसका रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो जैसी रिएक्शन होगी वैसा ही आपको अपना रिएक्टेंट
चेंज करना पड़ेगा। तो टाइप्ड मत होइए, रटिए मत, समझिए क्वेश्चंस को, रिएक्शंस को। ये हो गया 4 क्लोरो इथाइल बेंजोएट। ठीक है बेटा, समझ आई बात? इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को मुश्किल लगती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ये आपके फार्मूले हैं, जान लीजिए मैथ के, जिनका यूज आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा। ये केवल जनरल फार्मूले हैं, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप रिएक्शन को समझेंगे। याद करेंगे, रटेंगे तो नहीं होगा। और दूसरी बात, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये रिएक्शंस आएंगी। अब आगे लिखिए, अल्कोहल की क्रियाशीलता। अल्कोहल की स्टिरीकरण में क्रियाशीलता। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, यानी CH3COH सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। उसके बाद फिर आएगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर लास्ट में आएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, यानी कि नॉर्मल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, अगर ये चारों आपको दिए हैं तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा स्टिरीकरण में? जो नॉर्मल है, उसके बाद फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। चलिए अगला लिखेंगे, दूसरी अभिक्रियाएं हैं। लिखिए, COOH, ये अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। COOH वर्ग की उपस्थिति के कारण अभिक्रियाएं ठीक, COOH की उपस्थिति के कारण अभिक्रियाएं। अब पहली अभिक्रिया इसमें आती है कार्बोक्सिलिक वर्ग का निष्कासन, जिसे डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। लिखिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम क्या होता है, ब्रैकेट में लिखिए, NaOH प्लस CaO, सर NaOH एक बार प्लस, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम ब्रैकेट में लिखिए, NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट बंद करिए, के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है तथा
कार्बोक्सिलिक समूह सोडियम कार्बोनेट के रूप में अलग हो जाता है। नोट करके लिखिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रिएक्शन की। इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त एल्केन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में एक कार्बन कम होता है। सर फिर से बोल दीजिए। इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त एल्केन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में एक कार्बन एटम कम होता है। अतः अभिक्रिया का प्रयोग एक कार्बन कम करने के लिए किया जा सकता है। हो गया? लिख लिया बेटा आपको? अब जैसे देखो, आपके पास है सोडियम इथनोएट, या सोडियम एसीटेट। अब इस सोडियम एसीटेट से अगर आपको मीथेन बनाना है तो आप ये अभिक्रिया करा सकते हैं। सोडा लाइम के साथ इसको आप गर्म कर दीजिए, जिससे यहां से देखो CH3 H के साथ कंबाइंड हो जाएगा और बन जाएगी मीथेन, और निकल जाएगा यहां पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बात समझ आई बेटा? लिख लिया? हेलो हेलो हो गया बेटा लिखने वाला काम? अब लिखिए कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा भी कराया जा सकता है। लिखिए, डीकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा भी कराई जा सकती है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा भी कराई जा सकती है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का विद्युत अपघटन कराते हैं, जिससे एनोड तथा कैथोड पर
निम्न अभिक्रियाएं होती हैं जिससे हमें क्रमशः एनोड पर ईथेन एवं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सर इसको नोट कर लीजिए जो आप लिख रहे हैं। हाँ, लिख लीजिए बेटा। तो कई बार ये पूछा गया है कि कोल्बे एनालिसिस में या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड प्रोडक्ट क्या होता है, या कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, या हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनोड पर मुक्त होगी। इसको ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में नीट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। हम ये कह रहे थे अभी जो बात किए थे वो हमें दूर से आना है तो थोड़ी देर में बाहर हो सकती है। सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। भाई देखो, अभी हमने बताया कि जब हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उसकी अभिक्रिया पोटेशियम के साथ में कराते हैं। पोटेशियम के किसी कंपाउंड जैसे पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, जिससे वो बदल जाता है पोटेशियम सॉल्ट में। अब इस पोटेशियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि पोटेशियम सॉल्ट ले लिया हमने, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, एक कैथोड और एक एनोड। तो एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो एसीटेट आयन है ये अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा, और इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के बाद ये ईथेन मॉलिक्यूल में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यहां से। ठीक, और अब इसके साथ जो पोटेशियम आयन था वो चला जाएगा कैथोड के ऊपर। ये कैथोड पर जाकर वहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और बन जाएगा पोटेशियम, और इस पोटेशियम की रिएक्शन हो जाएगी विलयन में उपस्थित जल से, और ये बन जाएगा KOH, और हाइड्रोजन गैस यहां पर मुक्त हो जाएगी। बात समझ आई बेटा? यस सर। तो इस Yes, तरीके से अब इसमें देखो, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का यूज हम वहां करेंगे जहां पर हमको एल्काइल मॉलिक्यूल जोड़ना होगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमें, यहां पर हमें ईथेन मिला, यानी कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में आप मेथेन नहीं बना सकते हैं, जबकि डिकार्बोक्सिलेशन में जो आपने नीचे लिखा था उससे आप मीथेन बना सकते हैं। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में लिख लीजिए, यह मेथेन के निर्माण की विधि नहीं है। ठीक, चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी दिवाली बाद। ठीक है, और दिवाली की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। सुरक्षित दिवाली मनाइए सावधानी के साथ। ठीक बेटा, चलिए सर आपको थैंक यू। धन्यवाद।